नमस्कार। इस समय तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता बनाने में लगी हुई हैं। सारी पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां ये सोच रही हैं और मान भी रही हैं कि अगर एक मोर्चा बन जाता है, अगर भाजपा विरोधी तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं और साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो भाजपा को हराया जा सकता है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा था कि अगर विपक्ष ये तय कर ले कि हर सीट पर एक कैंडिडेट लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन यह एक मिथक है। राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग मिल करके उतना वोट ले लेंगे जितना वो अलग अलग लेते हैं। तो ये एक मिथक है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक प्लेटफॉर्म बन जाए और भाजपा के हर कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो तो भाजपा को हरा दिया जाएगा। वो लड़ने का एक अच्छी शुरुआत का एक प्रारंभ बिंदु हो सकता है कि आप वहाँ से शुरू करते हैं, विपक्ष वहाँ से शुरू करता है, बीजेपी को हराने की लड़ाई अपनी शुरू करता है। बीजेपी को अगर हराना है या बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए एक मजबूत एजेंडा आपके पास होने चाहिए हैं, आपके पास मुद्दे होने चाहिए हैं। और वो तमाम मुद्दे बहुत सतही नहीं होने चाहिए हैं जिस तरह इन दिनों उत्तर भारत के हर नेता जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये लंबी भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस विषय पर एक बहुत ही शानदार काम हुआ है राजधानी दिल्ली में और चेन्नई में एक साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम का। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस नाम की उन्होंने एक संस्था बनाई है। उस संस्था के बैनर तले उन्होंने देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को एक जगह इकट्ठा किया। 2-3 को छोड़ करके तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई, उनके तमाम नेता जुटे और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर, संविधान के से जुड़े मुद्दों पर, देश के संचालन के तरीके से जुड़े मुद्दों पर, तमाम उन मुद्दों पर विचार हुआ जिन पर राजनीतिक रैलियों में, चुनावी सभाओं में या यहाँ तक कि संसद में भी बात नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और राजनीति में जरा सी भी रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए था। राजनीति के हर छात्र को उत्सुकता के साथ इसे देखना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये एक बड़ा कार्यक्रम था। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो उस जो सोशल जस्टिस के एजेंडे के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, वो मुद्दे कितने ज़रूरी हैं और विपक्ष का एक प्लेटफॉर्म बने, उसके बरक्स उस प्लेटफॉर्म के पास या उस मोर्चे के पास चुनाव लड़ने का मुद्दा हो, लोगों के पास जा करके उनको समझाने का एजेंडा हो, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर पार्टियां ये मान रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि एक मोर्चा बना लेंगे तो मैदान मार लेंगे। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मोर्चा बना करके या अपने सिर्फ एक संगठन के दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा को प्रभावित किया है, इस देश के नागरिकों की सोच को प्रभावित किया है, राजनीति की बुनियादी अवधारणा को प्रभावित किया है। जो अब तक भारत में अपनाई गई लोकतांत्रिक प्रणालियां थीं, जो परंपराएं थीं, जो प्रक्रिया थी, उसको बदलने की कोशिश की है और उसने अपना नैरेटिव बनाया है, अपना एजेंडा बनाया है, अपने मुद्दे बनाए हैं और वो अपने बनाए मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। इसलिए विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। और अगर ऐसे ही रहा कि एक गठबंधन बना लेंगे और कोई एजेंडा लिए बिना चुनाव में चले जाएंगे तो फिर लड़ाई नहीं हो सकती। और एजेंडा भी वो नहीं होगा जो मोटे तौर पर जिसको देखिए, जिस उत्तर भारत के, एक दुर्भाग्य ये भी है कि उत्तर भारत के जिस नेता को देखिए वो इसी अंदाज में बात करेगा कि आरएसएस और बीजेपी ने देश के संविधान को नष्ट कर दिया, आरएसएस के या और बीजेपी ने मिलकर संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के ये कर दिया, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर वो कर दिया। ये इसका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है कि किसने मिलकर के क्या कर दिया। लोकतंत्र में जिस आम आदमी के अगर सशक्तिकरण का माध्यम है लोकतंत्र, तो ये तय मानिए कि उस मामले में हम लोग अभी तक विफल रहे हैं। आम आदमी को सशक्त नहीं बना सके हैं और इस 140 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ लोग भेड़ बकरी हैं जो हाँक दिए जाते हैं, जिधर हाँक दीजिए उधर जाते हैं। अपने दिमाग से सोचने विचारने वाले, फैसला करने वाले, सवाल उठाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि उनका जीवन पहले भी वैसा ही था जैसा अभी है।
जिन थोड़े से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है वो अभी जितनी है तौबा मचा रहे हों, लेकिन उससे चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। चुनाव के नतीजे तब प्रभावित होंगे जब उन लोगों को जो दिल्ली में बैठी सरकार के कामकाज से अप्रभावित दिख रहे हैं, लेकिन उनका और उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, उनको अगर समझाने जाएं, उनको अगर समझाने का एक कोर एजेंडा हो, मुद्दा हो, तब जाकर के चुनाव में चुनौती दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। एमके स्टालिन ने इस बात को पकड़ा, दक्षिण भारत के तमाम नेताओं ने पहले से भी पकड़ा हुआ है, लेकिन एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया। यह बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश की, बहुत बड़ी तस्वीर पेश की। हालांकि ये उत्तर भारत के बहुत सारे नेता उस कार्यक्रम में भी बहुत सतही बहस में उलझे रहे, लेकिन जो स्टालिन ने बहस का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो एक प्लेटफॉर्म बनाना, सिर्फ एक मोर्चा बना लेना पर्याप्त नहीं है। उस मोर्चे के पास क्या एजेंडा है, उसकी क्या दिशा है, ये उस कार्यक्रम से तय हुआ। और उन्होंने जो 6 बातें कही हैं, उन 6 बातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और विपक्ष को अपना तमाम अपने मुद्दे, अपना एजेंडा उन 6 चीज़ों के इर्द गिर्द तैयार करना होगा। उन्होंने सबसे पहले संघवाद की बात कही, फेडरलिज्म की, जिसकी वकालत सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी किया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो जब भी बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली किसी भी उस समय भारत सरकार के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आते थे, तो उस भारत सरकार की हर नीति, हर योजना को सिर्फ इस कसौटी पर कसते थे कि ये संघवाद के सिद्धांत के हिसाब से है या नहीं है। और इसकी अनेक मिसालें हैं। यहाँ तक कि आधार का मामला भी इसकी मिसाल है। उन्होंने इस आधार पर जो आधार का पूरा यूनिक आईडी का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसका विरोध उन्होंने इस आधार पर किया था कि यह संघवाद की धारणा के खिलाफ होगा। और इस तरह के कितने ही कानून हैं जिन कानूनों पर उन्होंने कहा कि यह संघवाद के खिलाफ है और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को एकजुट किया। तो स्टालिन ने संघवाद की बात उठाई है। आज संघवाद की जो अवधारणा है, कोर सिद्धांत है उसका, वो खतरे में है। और इसी से जुड़ी दूसरी बात उन्होंने कही, राज्यों की स्वायत्तता की। यह भी बहुत बड़ी बात है। राज्यों की स्वायत्तता कई तरह से प्रभावित की जा रही है। अब राज्य पहले की तरह अपने तमाम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने कर वसूलने का अधिकार तो दे दिया जीएसटी के तहत भारत सरकार को, लेकिन उसके अलावा कई और चीजें हैं जो उनके हाथ से निकल गई हैं। तो संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्टालिन ने उस कार्यक्रम में कही और तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात कही। तीसरी बात धर्मनिरपेक्षता की थी, जिसके ऊपर तमाम पार्टियां सहमत हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से धर्मनिरपेक्षता की चर्चा नहीं होती है, और धर्मनिरपेक्षता की बात करने का मतलब देश विरोध मान लिया जाता है, हिंदू विरोध मान लिया जाता है। इस मिथक को तोड़ना है, इसके बारे में लोगों को सच्चाई बतानी है कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। स्टालिन ने समानता और भाईचारे की बात कही, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की बात कही। फ्रांस की गौरवशाली क्रांति जो इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाती है, उसमें स्वतंत्रता के बाद जो 2 चीज़ें थी वो समानता और भाईचारा थी, और उसके आधार पर तमाम राजनीतिक सिद्धांत उस समय गढ़े गए थे। तो समानता की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश इस समय सर्वाधिक आर्थिक असमानता के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से एक बड़ी जमात, देश की बड़ी आबादी एकदम हाशिए में जा रही है। उसके पास कोई साधन नहीं है और देश के संसाधन में उसका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। देश की 50% आबादी के पास महज 3% संसाधन है, यानी सिर्फ 3% संसाधन में 50% आबादी। ऐसी असमानता इसके पहले कभी नहीं रही। तो उन्होंने समानता, स्टालिन ने समानता चाहे जिस संदर्भ में कही हो, लेकिन उसको आर्थिक समानता के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए, मुख्य रूप से देखा जाना चाहिए। सामाजिक समानता भी है और तमाम कई तरह की समानताएं हैं जो होनी चाहिए हैं, लेकिन अगर आर्थिक समानता बनती है तो बाकी समानताएं अपने आप सुनिश्चित हो जाती हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा देने वाले कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि आर्थिक आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है और सबसे पहली शर्त होती है। आर्थिक आज़ादी के बाद अपने आप बाकी तमाम आज़ादियाँ आ जाती हैं, मिल जाती हैं। समानता, भाईचारा, और फिर उन्होंने कहा सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय में उन्होंने जो बात कही आरक्षण को लेकर के, वो बहुत गौरतलब बात है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का काम वर्ग के आधार पर नहीं हो सकता है, और इस आधार पर उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया जो आरक्षण है उसका विरोध किया, उस पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति आरक्षण देने का आधार नहीं बन सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये उन्होंने ऐसे समय में कही जब देश की लगभग सभी पार्टियां ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं और उन्होंने अपने अपने यहाँ इसको लागू किया है। इसके बावजूद स्टालिन ने ये तार छेड़ा है, स्टालिन ने ये मुद्दा उठाया है, तो इसका बहुत दूरगामी असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति का क्या है, कोई गरीब आदमी अमीर हो सकता है, कोई अमीर आदमी गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बहुत धन हो और उसने छिपा करके रखा हो, या उसको छिपाए रखने में कामयाब हो जाए और वो गरीब बन करके आरक्षण का लाभ ले ले। तो वो आधार नहीं हो सकता है। वर्ग रखें, जन्म की वजह से जो असमानता है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो एक्सक्लूजन है, उन्होंने एक्सक्लूजन पर बहुत जोर दिया। जो एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा, उसके इंटरेस्ट को आप कैसे पूरा करेंगे, ये उनका कोर इशू था। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया। तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का मुद्दा भी एक बार खुल गया है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो उत्तर भारत की पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को पकड़ें और इस पर सवाल उठाएं। उत्तर भारत के जिस एक नेता को सुनना उस कार्यक्रम में सबसे अच्छा लगा वो मनोज झा थे। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया। सब बहुत सारे नेता थे, कोई 1.5 दर्जन पार्टियों के नेता थे, सबको बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं था सबके पास और वर्चुअल तरीके से वो हो रहा था कार्यक्रम। उसमें अपने स्मॉल छोटे जो भाषण में मनोज झा ने जो इम्पैक्ट किया, मनोज झा का ये कहना था कि जाति आधारित जनगणना को कंपलसरी किया जाए, उसके लिए जोर दिया जाए, विपक्षी पार्टियां उसके लिए एकजुट हो। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है जो विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा चुनाव में भी, लेकिन चुनाव के अलग, चुनावी लाभ से अलग इसको देखें तो ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है, उड़ीसा में भी सामाजिक आर्थिक आधार पर लोगों की गिनती का काम चल रहा है। पूरे देश में ये होना चाहिए। और मनोज झा ने कहा कि अगली जनगणना जब भी हो, अभी तो रोक करके रखा हुआ है सरकार ने, लेकिन जब भी हो तो विपक्षी पार्टियां इस बात पर जोर दें कि उसमें जातियों की गिनती हो। अगर जातियां नहीं गिनी जाती हैं तो विपक्ष को चाहिए कि उसका बहिष्कार करे। ये बड़ा कॉल था, बिग कॉल था जो मनोज झा ने किया विपक्ष के सामने। उन्होंने कहा कि इसका बहिष्कार किया जाए अगर सरकार जाति गिनने को तैयार नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई, वो सबसे पहले वक्ता जो थे उस कार्यक्रम के, वो डेरेक ओब्रायन ने, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया। उन्होंने मंच से खुलेआम, विपक्ष के मंच से, 2 ऐसी पार्टियों से अपील की जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ देती हैं या कम से कम उससे लड़ती नहीं दिखती हैं, उन 2 पार्टियों से अपील की। उन्होंने बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं से कहा कि अब स्पष्ट होने का समय है, खुलकर सामने आने का समय है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और है तो बहुत साधारण बात जो कि खुलकर लड़ना है या खुलकर सामने आना है, लेकिन ये अपील उन्होंने उन 2 पार्टियों से की जो अब तक घबराती रही हैं या जिनमें हिचक है, बीजेपी से लड़ना नहीं चाहती हैं जो 2 पार्टियां। उन्होंने बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से अपील की। हालांकि ये उम्मीद नहीं है कि उस अपील का कोई असर होगा, वो दोनों पार्टियां भाजपा के प्रति सद्भाव दिखाती रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर के वो जो सम्मेलन था ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस का, वो राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। एक प्लेटफॉर्म बने, एक मोर्चा बने, ये अच्छी बात है, लेकिन उस मोर्चे के पास एक एजेंडा हो, ठोस एजेंडा हो। उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ सारी चीज़ें हो जो वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन की गई हों, तो वो अपने आप सफल होगी। ये बहुत पहले किसी विद्वान ने कहा था कि किसी भी क्रांति के लिए सबसे पहली ज़रूरत एक बहुत अच्छे सिद्धांत का होना है। अगर आपके पास बहुत अच्छा सिद्धांत है तभी कोई भी क्रांति आप सफल कर सकते हैं। स्टालिन के इस कार्यक्रम ने उस सिद्धांत के गठन की, उस सिद्धांत के स्थापना की बुनियाद रखी है। इस बुनियाद पर ही विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।